हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज डे 3 है और आज हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। अब हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने ये बात करी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इस इंटरैक्शन को करने के लिए वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इस फॉरेन पॉलिसी में स्टेट्स के पास कुछ अप्रोचेस होती हैं, जिन अप्रोचेस के तहत वो कुछ गोल्स को सेट करते हैं। हमने अभी तक ये बात बोली थी, बट नाउ लेट अस ट्राई टू इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग फर्दर। जब हम कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कोई भी स्टेट अपने कुछ गोल्स को सेट करता है, तो सवाल उठता है कि ये गोल्स क्या होते हैं। इन गोल्स को पहली बात तो हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट्स। इनको नेशनल इंटरेस्ट्स क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इनको नेशनल इंटरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी कंट्री जो होती है, जब वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत एक ग्लोबल सिस्टम में इंटरैक्शंस कर रही होती है, तो वहां पर उन इंटरैक्शंस के दौरान वो कुछ गोल्स को लेकर स्ट्राइव करती है अचीव करने के लिए। कुछ गोल्स होते हैं जिसके लिए कंट्री एस्पायर करती है उनको अचीव करने के लिए। तो अब हम वो वर्ड को गोल्स नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये जो गोल्स कोई भी कंट्री स्ट्राइव करती है, एस्पायर करती है अचीव करने के लिए, उसको कहा जाता है नेशनल इंटरेस्ट। तो अब हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा इंप्रूव करते हैं। अब हम कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज इंटरैक्ट करती हैं और अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को अचीव करती हैं। डज दिस मेक सेंस टू यू नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक ग्लोबल सिस्टम है, इस ग्लोबल सिस्टम में कंट्रीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। इस इंटरैक्शन के पीछे फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी का पर्पस ये है कि कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को अचीव करें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होते हैं, कंट्री के गोल्स जिनको उसको अचीव करने का है, तो ये गोल्स ब्रॉडली या नेशनल इंटरेस्ट होते क्या है? लेट्स नाउ टेक आवर डिस्कशन टू दैट पॉइंट। तो किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं, ब्रॉडली हम उसको दो प्रकार से देखते हैं। एक हो गया कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, और एक होता है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। ये दो प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट कंट्रीज के होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लेट अस ट्राई टू लुक एट वन बाय वन। जब हम कहते हैं किसी कंट्री का कोई वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस अपना के सोचिएगा कि एक कंट्री है, वो ग्लोबल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। अगर एक कंट्री एक ग्लोबल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला उसका इंटरेस्ट उस ग्लोबल सिस्टम में सर्वाइवल होगा। सर्वाइवल, उसका एग्जिस्टेंस होगा। यानी कि कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि वो पहले सरवाइव करे, एग्जिस्ट करे। अब अगर वो चाहेगी सरवाइव करना और एग्जिस्ट करना, तो चीज को समझिए कि सर्वाइवल और उसका एग्जिस्टेंस, उसके लिए उसका पहली बात तो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए उस कंट्री का वर्ल्ड के अंदर उस ग्लोबल सिस्टम में सर्वाइवल ही अफेक्ट हो जाए, तो कंट्री एक बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब आप ध्यान देना कि आज इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो अक्सर ये बात बोलती है कि मुझे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मेरी एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल पे एक थ्रेट है। वो कहता है कि मेरे पास एक एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल पे थ्रेट है,
और ये थ्रेट को मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ती है कई बार। तो यहाँ पर इजराइल जैसी कंट्री क्या बोल रही है, जब वो ये वर्ड का प्रयोग करती है कि मेरा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसका मतलब है कि इजराइल ये कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे आज अगर अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है, तो ये सर्वाइवल मैं कैसे इंश्योर करूं, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। यानी कि इजराइल ये कहने की कोशिश कर रही है कि मेरा सर्वाइवल अगर आज एट स्टेक है, मेरा सर्वाइवल अगर आज एट स्टेक है, तो ये सर्वाइवल एट स्टेक के लिए मुझे ये इंश्योर करना है कि ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट के तहत अफेक्ट ना हो। तो इजराइल अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को एक नेशनल इंटरेस्ट के नजरिए से देखता है। सिमिलरली इसको कहते हैं इजराइल का वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक कंट्री है जो ग्लोबल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, और ये कंट्री जो ग्लोबल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस नहीं इंश्योर करना, वो तो करना ही करना है। अगर वो थ्रेटन हुआ तो प्रॉब्लम है, केस इन पॉइंट इजराइल। पर इसके साथ साथ उसको अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी भी तो इंश्योर करनी है। किसी भी कंट्री को ग्लोबल सिस्टम में अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को भी यहां पर इंश्योर करना है। टेरिटोरियल सोवरेनिटी का मतलब ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि उस कंट्री को अपनी टेरिटरी सेफ रखनी है। सेफ इस तरीके से रखनी है कि कोई दूसरी कंट्री आके हमारी टेरिटरी के अंदर किसी प्रकार की कोई इंट्रूजन ना करे। इंट्रूजन यानी कि किसी प्रकार से कुछ आके हरकत ना करे। अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान जो है, अगर वो इंडिया के अंदर आके कोई टेररिस्ट अटैक करता है, तो वो टेररिस्ट अटैक क्या है, हमारी कंट्री में एक इंट्रूजन है। और सिर्फ इंट्रूजन नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को भी अफेक्ट करता है। टेरिटोरियल सोवरेनिटी को अफेक्ट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर इंडिया में टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो ये टेररिस्ट अटैक से हमारी कंट्री सेफ नहीं रह पा रही। अगर इस टेररिस्ट अटैक से हमारी कंट्री सेफ नहीं रह पा रही है, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो पॉइंट ये है कि इस कंट्री के टेररिस्ट अटैक करने से हमें अपनी टेरिटरी को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए अगर इंडिया कोई काउंटर एक्शन पाकिस्तान पे करता है, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। इसीलिए आप देखना ध्यान से कि जब न्यूज़पेपर में इस चीज के ऊपर चर्चा होगी, तो न्यूज़पेपर में अक्सर ये शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान को टैकल करने के लिए अपने वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट ना आए, इस रीजन से जब पाकिस्तान टेररिज्म करेगा हम रिटेलिएटरी एक्शन लेते हैं। जब भी इंडिया ये बात बोलेगा कि पाकिस्तान के किसी भी टेररिज्म अटैक के बाद इंडिया ने अगर काउंटर लेवल पर कोई मेजर लिया है, तो वो मेजर को हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करते हैं। और ये नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करने वाली चीज को हम कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। इसको वाइटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको टेरिटोरियल सोवरेनिटी इंश्योर करना, कि अपनी टेरिटरी को सेफ रखना, इस पर्पस से यहां पर क्रूशल है। इस चीज को समझ लीजिए। फिर सबसे बड़ी चीज, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, टेरिटोरियल सोवरेनिटी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। आपके नागरिक किसी दूसरे देश में हो या आपके नागरिक सिटीजन्स आपके अपने देश में हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना हर एक कंट्री का एक गोल होता है, और क्रूशल गोल होता है। इसीलिए इसको भी वाइटल नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, तो चीज को समझिए।
वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो मान लीजिए कहीं बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, अगर वहां पर कोई इशू हो गया, इशू जैसे कि मान लीजिए डिजास्टर आ गया, इशू मान लीजिए कि वहां पर वॉर छिड़ गई, इन आइदर ऑफ द सिनेरियो हमें उन सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर करना हमारे लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत एक हमारा वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है। इस रीजन से आप देखिए कि जब भी कहीं पर भी कोई डिजास्टर होता है या कोई लड़ाई होती है, इंडिया अपने उस कंट्री से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करता है। इवैक्यूएट का मतलब है कि उनको वहां से निकाल के वापस ले आता है। ये जो इवैक्यूएशन ऑफ सिटीजन्स होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि हमारी सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स एक वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है। इस वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट होने की वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे सिटीजन्स को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम वहां पर ना आए। तो ये चीज आपको समझनी है। तो दीज कॉन्स्टिट्यूट एज पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट जो आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि ब्रॉड होते हैं, बट दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट्स को कैटेगराइज करते हैं वाइटल कैटेगरी में और सेकेंडरी कैटेगरी में, तो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी हायरार्की। वी आर सिंपली फोकसिंग हेयर ऑन द टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी का मतलब होता है कि हम टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वाइटल ऊपर है सेकेंडरी नीचे है। देर इज नो हायरार्की हेयर। वाइटल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वाइटल इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर कोई हायरार्की नहीं क्रिएट कर रहे कि पहले ये फिर ये। हम कह रहे हैं दोनों साथ साथ। अब सेकेंडरी में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंटली सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट में आता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आज अगर वर्ल्ड एक ग्लोबल सिस्टम है और इस वर्ल्ड के ग्लोबल सिस्टम में कंट्रीज अगर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, तो उनके इस इंटरैक्शन से वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का एक नेशनल इंटरेस्ट जो अचीव करना चाहती हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हर कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहती है, पर कोई भी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए आवश्यक होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये किसी भी कंट्री का एक डोमेस्टिक मुद्दा है। अगर कोई कंट्री डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के पाथ पर नहीं आ सकती। डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एब्सेंट है पाकिस्तान में। इस रीजन से देखिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की चर्चा नहीं करती कभी। पाकिस्तान अक्सर जो है लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण से सिर्फ दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में बार बार ये कहती है कि हमें हेल्प कर दो, बेल आउट कर दो, लोन्स दे दो, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एब्सेंट है। एब्सेंट होने की वजह से वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात नहीं कर पा रही। वेराज अगर हम इंडिया के केस में देखें तो यहां पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई हुई है। वो गवर्नमेंट आज की डेट में नेशनल इंटरेस्ट के नाते वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है और उस वर्ल्ड से इंटरैक्ट करके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया को अचीव करती है। और वो करने के लिए वो आज की डेट में अलग अलग प्रकार के ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी कंट्री के साथ क्या ट्रेड अग्रीमेंट किया, दैट वी विल स्टडी इन दी एडवांस्ड कोर्स। वो कोई अभी यहां पर हमारा मुद्दा नहीं है। बट आप इस ब्रॉड चीज को समझिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर। किस ड्राइवर के लिए? अगर आपको एक नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का। अब
तीसरी चीज यहां पर क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ आप इंश्योर करते हो एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर सिटीजन्स। अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी का एक्सेस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है। अब एनर्जी का एक्सेस आपके इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है। एनर्जी का एक्सेस आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। कई बार हम एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया आज की डेट में एनर्जी को इंपोर्ट करता है। इस इंपोर्ट से हम अपने लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं। सिमिलरली डेवलपमेंट फॉर सिटीजन, आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करते हो क्योंकि उन कंट्रीज के पास कुछ डेवलपमेंट पोटेंशियल होता है जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जर्मनी के साथ इंगेज इसलिए करते हैं, इंटरैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जर्मनी हमें इस नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट पे मदद करता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के पास है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अलग अलग चीजों में। जर्मनी के पास सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है ग्रीन टेक्नोलॉजी के केस में, क्लीन टेक्नोलॉजीज। ऐसी मशीन्स हैं जर्मनी के पास जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। क्योंकि जर्मनी के पास ऐसी मशीन्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, वो मशीन्स हम जर्मनी से अगर खरीदेंगे और इंडिया में लाकर उन मशीन्स से डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे, एज अ नेशनल इंटरेस्ट हम लोग करेंगे क्लीन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, विच इज वेरी क्रूशियल। क्लीन एंड ग्रीन डेवलपमेंट। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट आपके नेशनल इंटरेस्ट्स के हिस्से हैं। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि कुछ कंट्रीज आज की डेट में नेशनल इंटरेस्ट्स में लाती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसको वो प्रमोट करती हैं। ये भी आते हैं आपके सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट्स में। अब ये क्या चीज है जी? कई कंट्रीज ये कहती हैं एज पार्ट ऑफ देयर सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज मीन्स कि देर आर सम थिंग्स दैट वी स्टैंड फॉर, देर आर सम बिलीफ्स दैट वी स्टैंड फॉर। और ये बिलीव्स दैट वी स्टैंड फॉर आर वो बिलीव्स जो हम बेसिकली पहली बात तो प्रमोट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वो बिलीव्स और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, अमेरिका कहता है कि मेरी एक वैल्यू है जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में क्योंकि अमेरिका कहता है कि अगर वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होगा तो वर्ल्ड में फ्रीडम होगी। इंडिया कहता है कि मेरी एक अलग वैल्यू है, हमारी वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम जो वैल्यू है हमारी, दैट मीन्स पहली बात पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू ये है कि वी फाइंड द वर्ल्ड एज वन फैमिली। तो जब हम किसी कंट्री से दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या हम उस फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए कोई डिप्लोमेसी करते हैं और उस फॉरेन पॉलिसी के तहत हम कुछ नेशनल इंटरेस्ट्स आर्टिकुलेट करते हैं, तो वो सारे इस फिलॉसफी पे ड्रिवन है कि वी फील दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी ऑल लिव टुगेदर। ये हमारी एक वैल्यू है, हम इस वैल्यू को प्रमोट करते हैं।
तो कई बार नेशनल इंटरेस्ट के तहत आप अपनी वैल्यूज को भी दूसरे देशों के तहत प्रमोट करोगे। अब ये सारे डिबेट से एक चीज क्लियर हो जाती है, और वो ये है कि हर कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब ये है कि दे कीप इवॉल्विंग। इवॉल्विंग इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कंट्री का ओवरऑल प्रोफाइल चेंज होता है, नेशनल इंटरेस्ट इवॉल्व होते हैं। अब मैंने जब ये बात बोली कि किसी कंट्री का प्रोफाइल चेंज होता है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि कोई भी कंट्री जो है वो सबसे पहले स्ट्राइव करती है डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में अगर एग्जिस्ट करना है तो उसको सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर कंट्री वर्ल्ड में पॉलिटिकली स्टेबल होगी, ग्लोबल सिस्टम में पॉलिटिकली स्टेबल होगी, तो वो नेशनल इंटरेस्ट बनाएगी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का। जब वो नेशनल इंटरेस्ट बनाएगी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, तो उसके इंटरैक्शंस इस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के तहत होंगे। और जब वो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बनेगी, तो उसके नेशनल इंटरेस्ट्स भी तो चेंज होते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे। क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट आज था कि हम अपने लोगों को एनर्जी दें, फिर आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि अब हम अपने लोगों को क्लीन एनर्जी दें, फिर आपका नेशनल इंटरेस्ट हुआ कि अब हम क्लीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स खुद बना के वर्ल्ड को दें। तो व्हाट इज हैपनिंग? आप एज अ कंट्री जैसे जैसे इवॉल्व करोगे, आपके इस एवोल्यूशन से क्या होगा कि आपके नेशनल इंटरेस्ट्स भी इवॉल्व करेंगे, चेंज होंगे। जैसे जैसे आपके नेशनल इंटरेस्ट इवॉल्व और चेंज होंगे, एक चीज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी कि आपके चेंजिंग इवॉल्विंग नेशनल इंटरेस्ट्स की वजह से आपके नेशनल इंटरेस्ट्स में डायनामिज्म आएगा। सो नेशनल इंटरेस्ट्स आर ऑलवेज, पहली बात तो डायनेमिक इन नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये भी है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट्स जैसे जैसे इवॉल्व होंगे, इस एवोल्यूशन से तीन इम्पैक्ट्स होंगे। पहला इम्पैक्ट होगा कि आप पॉलिटिकली दिन पर दिन सिर्फ स्टेबल नहीं बनोगे, बल्कि स्टेबल से आप स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतने पॉलिटिकली आप स्ट्रांग बनोगे। फिर जितने आप पॉलिटिकली स्टेबल और स्ट्रांग बनोगे, उतना आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, और जितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनोगे। और हम कह देखते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड की हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनती है, वो इवेंचुअली मिलिटरीली भी प्रॉस्पेरस होती है। और कोई कंट्री जब मिलिटरीली भी प्रॉस्पेरस होती है, तो मिलिटरीली प्रॉस्पेरस होने के बाद भी उसके नेशनल इंटरेस्ट और इवॉल्व होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट्स कीप इवॉल्विंग एज यू एज अ कंट्री कीप इवॉल्विंग। आपकी कंट्री भी कभी भी एक स्टॉप नहीं करती है इवॉल्व होना। तो जैसे जैसे कंट्री इवॉल्व होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इसीलिए आप देखो कि हर कंट्री एक एम्बिशन लेके बढ़ती है। आज इंडिया का भी एक एम्बिशन है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, सेल्फ सफिशिएंट डेवलप्ड कंट्री बनना है। अगर हमें भी 2047 तक सेल्फ सफिशिएंट और एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो हमारा पाथ बिल्कुल क्लियर है कि हम इवॉल्व करेंगे, पॉलिटिकली इवॉल्व करेंगे, इकोनॉमिकली इवॉल्व करेंगे, मिलिट्रीली इवॉल्व करेंगे। और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एवोल्यूशन से हम 2047 तक सेल्फ सफिशिएंट डेवलप्ड इकोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंट डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश करेंगे। दैट इज हाउ इंडिया हैज ट्राइड टू बेसिकली पोजीशन इटसेल्फ। तो यहां पर यह चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ वाइटल और सेकेंडरी नहीं होते, दे आर डायनेमिक, दे कीप इवॉल्विंग, कीप चेंजिंग, एंड एज यू इंटरैक्ट दे बिकम बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये सारे थॉट प्रोसेसेस को जब आप अब न्यूज़पेपर्स में ऑब्जर्व करोगे तो केयरफुली समझना कहाँ पर क्या चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है। ये क्लैरिटी आपको बहुत मदद करेगी चीज़ों को समझने में। थैंक यू।